आज की कहानी एक खुशखबरी के साथ शुरू करता हूं। अगर आपके पास पैसे और दिमाग में से केवल दिमाग भी है ना, तो आप सारे कंपटीशन को बर्बाद कर सकते हो। आज जिसकी बात करने वाला हूं, उसका जो ब्रिलियंस है ना, उसने क्रिएट किए कई बिलियंस। टाइकून्स ऑफ इंडिया के 8वें एपिसोड, मोस्ट लव्ड सीरीज, आपका वापस स्वागत करता हूं। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक, जो कि धन के धंधे में धुरंधर बन गए। धन के धंधे में धुरंधर बने। आज का जो एपिसोड है, ये एक के बाद एक आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं सारे एपिसोड। धीरू भाई अंबानी और इंडिगो मेरा फेवरेट था, पिछला शिव नाडर भी मुझे बहुत पसंद आया। उदय कोटक जो है, उनका कोटक महिंद्रा बैंक आज सैकड़ों सबसे अमीर परिवारों के फंड को मैनेज कर रहा है। बेस्ट सीईओ का अवार्ड ले चुके हैं। कासा, आप समझते हैं कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में इन्होंने एचडीएफसी आईसीआईसीआई को पीछे छोड़ दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इन्होंने एचडीएफसी आईसीआईसीआई और एक्सिस को पीछे छोड़ दिया है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज 6 चैप्टर में बताऊंगा लगभग ना के बराबर पैसा लगाने वाले उदय कोटक ने इतना विशाल बैंक कैसे तैयार कर दिया। 6 अध्याय में आज का पहला अध्याय है प्रॉफिट गैप। इन्होंने अपॉर्चुनिटी गैप एनालिसिस किया। ये पहला अध्याय है। गैप कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रॉफिट का गैप हो सकता है, परफॉर्मेंस का गैप हो सकता है, जो प्रोडक्ट तैयार किया उसमें गैप हो सकता है, जो मैन पावर है मेरे पास उसमें गैप हो सकता है। पर पहले अध्याय में ये प्रॉफिट गैप इन्होंने कैसे ढूंढा, अपॉर्चुनिटी गैप एनालिसिस इन्होंने कैसे किया। बाजार में एक प्रॉफिट का बीच में बहुत बढ़िया गैप मिल गया था इनको। अपना बिजनेस करना चाहते थे, फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, फैमिली बिजनेस छोड़ दिया इन्होंने और अपने पिता के जो दोस्त थे प्रदीप हरिकिशन दास, उनका एक अपना मर्चेंट बैंकिंग में उनका बहुत नाम था। इकोसिस्टम का पार्ट बनने से पहले इकोसिस्टम का पाठ भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो पाठ पढ़ने के लिए सारा दिन बैठ करके ऐसे हाथ पे हाथ रख के ध्यान से सबको ऑब्जर्व करते रहते और सैकड़ों क्लाइंट्स की सारी बातचीत को सुनने के बाद इन्होंने एक बर्निंग प्रॉब्लम, जो मैंने बताया प्रॉफिट गैप एनालिसिस किया। क्या था? जो मैन्युफैक्चरर था उसको अगर 50 लाख रुपए चाहिए माल बनाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर बैंक के पास जाएगा, बैंक 17% पे उसको 50 लाख रुपए दे देगा। अब बैंक 17% पे 50 लाख देता है। इन्होंने जाके देखा कि जो लोग बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं उनको 6% मिलता है, तो बैंक बीच में 11% कमा रहा है। 6% पे पैसा लेता है, 17% पे दे देता है। कोटक ने सोचा, उदय कोटक ने, प्रॉफिट कमाने का स्कोप है यहां पे। उसने कोटक कैपिटल अब शुरू किया जाकर के 1982 में, पहली छोटी सी कंपनी। ये वो टाइम था। अब इन्होंने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। इनका एक दोस्त था उदय फडके। उदय फडके के पास गए, पता चला कि नेल्को में काम करते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और समझ में आया कि भाई नेल्को को भी यही दिक्कत आ रही है। उनको भी बाजार से बार बार 17% पे लोन लेना पड़ता है। टाटा की वर्किंग कैपिटल का असर इनको जब समझ में आया तो बोला टाटा ग्रुप को भी पैसा चाहिए। इन्होंने क्या किया, देखा कि 6% और 17%, 11% बहुत बड़ा गैप है। अपना दिमाग लगाया कि बैंक कितना कमा रहा है, अगर मैं बीच में कोई जुगाड़ कर दूं। तो फडके को उन्होंने कहा कि मेरे को मैनेजमेंट से मीटिंग करा दो, और मैनेजमेंट को बोला कि मैं आपको 16% पे पैसा दिला दूंगा। आप तो बैंक से 17% पे लेते हो, टाटा ग्रुप हो, तथा इतना महंगा ले रहे हो, मैं 1% कम पे पैसा देता हूं। उदय ने डील तो कर ली, लेकिन उदय के पास पैसा नहीं था। अब उदय को पैसे का जुगाड़ करना था। आगे जाके टाटा ग्रुप ने हामी भर दी, दे दो मुझको 16% पे दे दो पैसा। इन्होंने क्या किया, अपने सारे पैसे वाले समझदार लोगों की एक लिस्ट तैयार की, किसके किसके पास पैसा है। उन सबके पास गए, उनको समझाया कि टाटा ग्रुप में अगर तुम्हारा पैसा गया तो तुम्हारा पैसा सेफ है। तुम्हें बैंक 6% देता है, मैं तुम्हें टाटा ग्रुप से 12% दिलवा देता हूं। अब बैंक 6 देता है, टाटा ग्रुप मुझको 12 देगा। पैसे वाले लोग उदय की बात मान गए कि मेरा पैसा सेफ है। और अब हुआ क्या, जो डिपॉजिटर हुआ करता था, जिसको 6% मिलता था, उसको 12 मिला, फायदा हो गया। टाटा ग्रुप था जिसको 17% पे लोन मिल रहा था, अब 16 पे मिल गया, उसको फायदा हो गया। उदय जो कुछ नहीं कमा रहे थे, वो 12 और 16 के बीच में 4% कमाने लग गए। यहां से उदय की शुरुआत हुई। ये गैप ढूंढ करके उन्होंने 4% बनाना शुरू कर दिया। लोग बिजनेस बनाने के लिए बैंक के पास जाते हैं, और उदय ने बिजनेस बनाने के लिए खुद को बैंक बना दिया और शुरुआत कर दी। ये छोटी सी शुरुआत को कैसे उदय ने बहुत बड़ा किया, पहली कहानी थी। 5 और बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मैं आगे भी आने वाले दिनों में आपको बृजमोहन मुंजाल, जिसने हीरो मोटोकॉर्प को इतना बड़ा बनाया, या राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानना चाहते हैं, गौतम भाई अडानी के बारे में जानना चाहते हैं, जमशेद जी टाटा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करते रहिए। फिलहाल चलते हैं चैप्टर 2 पे, ब्रांड पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी है, मैं उसकी बैकिंग का इस्तेमाल, पिगी बैकिंग यानी कि उसके ऊपर मैं उसका फायदा, इनके पास ब्रांड नहीं था, उसका फायदा उठाना चाहते थे। अभी इनको पता चला, आनंद महिंद्रा अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई पूरी करके आए थे, और उन्होंने यूजीन स्टील नाम की एक स्टील की बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इनको आइडिया था कि यूजीन स्टील भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। अब पिछले धंधे में समझ चुके थे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो इन्होंने आनंद भाई से अपॉइंटमेंट मांगा कि महिंद्रा साहब, मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले 72 घंटे में आपको लोन दिला दूंगा, आपको लोन की दिक्कत आ रही है, और सस्ता लोन दिला दूंगा। अब आनंद महिंद्रा ने इनसे मैथमेटिक्स डिस्कस किया। आनंद महिंद्रा को बड़ा अच्छा लगा, इनकी इंटेलिजेंस समझ में आई। उदय कोटक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उदय कोटक सोच रहे थे, मैं लोन देने नहीं आया, आनंद महिंद्रा को साथ में जोड़ने आया हूं। महिंद्रा बहुत बड़ा ग्रुप था,
और इनके मन में था कि अगर महिंद्रा मेरे साथ जुड़ गया किसी तरीके से तो लोगों को मेरी कंपनी पे भरोसा आएगा, मैं इसको क्या कोटक महिंद्रा बना सकता हूं। अब जुगाड़ करते करते उदय एक्चुअली जो वेस्ट का बिजनेस था वो समझते थे, फिर फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में गोल्डमैन सैक्स में मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सैक्स यानी कि गोल्डमैन सैक्स इकट्ठा जुड़ा। फैमिली बिजनेस अगर कोई बहुत बड़ा है महिंद्रा जैसा, और वो फैमिली बिजनेस मेरे साथ जुड़ के कोटक प्लस महिंद्रा कोटक महिंद्रा हो गया, उदय कोटक आनंद महिंद्रा को इकट्ठे जोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा रिश्ता बनाया, प्यार उनके साथ थोड़ा और जताया। जब उनके साथ अच्छा रिश्ता बनने लगा तो बोले मेरी प्री वेडिंग का एक फंक्शन है उसमें आइए, और वहाँ पे अपने एक दोस्त को आनंद महिंद्रा के पीछे लगा दिया, भाई इसको ना थोड़ा वो जॉइंट वेंचर के बारे में बात कर, थोड़ा समझा थोड़ा समझा थोड़ा समझा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। एक ही मंडप में जहाँ इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर बनाया वहीं इन्होंने बिजनेस पार्टनर ही बनाया। आनंद महिंद्रा को विश्वास तो था ही, उनके फाइनेंशियल एक्यूमेंट की रिस्पेक्ट तो थी ही, और आनंद महिंद्रा जानते भी थे कि फाइनेंशियल सर्विस में आगे चल के बहुत बूम है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता करना। उन्होंने हाँ कर दिया, आनंद महिंद्रा ने हाँ किया। 30 लाख की टोटल जरूरत थी। उदय कोटक ने क्या किया, 4 लाख रुपए महिंद्रा से लिया, साथ में उनका नाम ले लिया। 13 लाख रुपए अभी तक वो जुटा चुके थे, वो बीच का 4% का जुगाड़ कर करके 13 लाख रुपए जुटा चुके थे। फैमिली से 5 लाख लिए, बाकी 8 लाख दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर के 30 लाख पूरे किए, कंपनी चालू करी। इनिशियल इक्विटी कैपिटल केवल 30 लाख थी, और कंपनी में 1 लाख रुपए अगर उस 1985 में आपने लगाए होते तो अब तक वो 1 लाख रुपए लगभग आपके 2100-2200 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं। तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, ये है आर्बिट्राज पेनिट्रेशन। उदय अब इस समय आगे बढ़ते जा रहे थे और गाड़ी की फाइनेंसिंग के बिजनेस में घुसना चाहते थे। गाड़ी की फाइनेंसिंग का बिजनेस समय सिटी बैंक किया करता था। सिटी बैंक दुनिया भर का जायंट था। ये 4 साल पुरानी छोटी सी कंपनी सिटी बैंक से कैसे लड़े, कैसे गाड़ियों के फाइनेंसिंग के धंधे में घुसे। अब उस समय इन्होंने ध्यान से देखा कि मारुति ही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन 6-6 महीने की वेटिंग है। 6-6 महीने की वेटिंग है, लोग मारुति पसंद करते हैं, लोन सिटी बैंक से ले लेते हैं। सिटी बैंक 13% पे लोन दिया करता था ताकि आदमी अपनी गाड़ी बुक करा ले। अब आदमी दंदनाता पहुंच जाए वहां पे शोरूम पे, हाँ भैया हमको मारुति गाड़ी दे दो। अब वो मारुति गाड़ी बुक तो करा ले, लेकिन मिले 6 महीने के बाद। अच्छा, सिटी बैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं, सिटी बैंक ने तो खाली लोन देना है, गाड़ी का, गाड़ी को फाइनेंस करना है। इन्होंने वहां दिमाग लगाया, आर्बिट्राज पेनिट्रेशन। पहले गाड़ी मैं खरीद लेता हूं, 10% पैसा देकर के डीलर से गाड़ियां बुक करानी शुरू कर दी पूरे देश में। 10% पैसा अपना ब्लॉक किया, बैंक से क्रेडिट लाइन लिया पीछे, 10% पैसा ब्लॉक करके डीलर पे दे करके गाड़ियां इतनी सारी बुक करा ली कि जब भी गाड़ी आए पहले इन्हीं को मिले। अब कोई आदमी आए, इनके पास कुछ ना कुछ गाड़ियां उस समय डिलीवर्ड होती थी। कोई गाड़ी खरीदने आए तो इनके पास इनकी लाइनअप के अंदर कुछ ना कुछ गाड़ियां रहा करती थी, और ये कहते थे कि भाई ठीक है मैं तुम्हें तुरंत गाड़ी दे देता हूं, 6 महीने की वेटिंग करने की जरूरत नहीं, लोन मुझसे ले लो। आप ये समझो इसमें उदय कोटक ने पैसा बनाया कैसे। उदय कोटक क्या करते, 10,000 रुपए दे करके गाड़ियां बुक करा लेते थे। अब डीलर को 10,000 रुपए दे दिया एडवांस में, उस 10,000 रुपए पे गाड़ी कितने की है, 1 लाख रुपए की है, 90,000 पे इंटरेस्ट कमाएंगे। 10,000 रुपए पे अपना पैसा लगा दिया उन्होंने, 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं कमाया, 13% कमाना था उन्होंने, 10,000 रुपए नहीं, बाकी 90,000 रुपए कमा लेंगे। 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट लूज किया, यानी कि जो गवाया, वो 650 रुपए गवाया 6 महीने के लिए। आप अगर यहां पे गणित निकाल लें, 6 महीने के लिए 10,000 रुपए पे 13% के हिसाब से केवल 650 रुपए उन्होंने गवाया। बाकी 90,000 पे, यानी कि जब गाड़ी दे देंगे फाइनेंस हो जाएगी तो 11,700 रुपए कमा लेंगे उस साल का इंटरेस्ट। सिटी बैंक कमा लेता था, क्योंकि वो अपना पैसा ब्लॉक नहीं करता था, तो वो 13,000 कमाता था, ये 11,700 कमाता था। फर्क कितना, केवल 1,300 रुपए का फर्क था। वो 13,000 कमाए, ये 11,700 कमाए। लेकिन गाड़ियां इसने बुक कराने के कारण लोग इसी से सारा लोन ले लेते थे, कहते थे भैया तुम ही दे दो लोन, क्योंकि तुम गाड़ी तुरंत लाए थे हो। इन्होंने क्या किया, पहले गाड़ी खरीदी फिर गाड़ी बेची, यानी कि पहले बुकिंग का पैसा लगाया, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। वो आर्बिट्राज का उन्होंने जुगाड़ किया, केवल बुकिंग का पैसा लगाया और छोटा सा बस मार्जिन कम हुआ, लेकिन सारा बिजनेस इनको मिलता चला गया। शुरुआत उन्होंने 50-100 गाड़ियां बुक करने से करी थी, बाद में 5-5, 10-10 हजार गाड़ियां उन्होंने बुक करनी शुरू कर दी। मॉडल इतना फुल प्रूफ था, इतना बढ़िया था, फुल प्रूफ नहीं बोल रहा हूं, फुल प्रूफ, यानी कि फेल ही नहीं हो सकता था। तो पीछे से इनको क्रेडिट लाइन भी अच्छी मिलने लग गई, धंधा बढ़ गया, सिटी बैंक की हालत खराब कर दी। 1996 में आनंद महिंद्रा ने फिर क्या किया, क्योंकि अपना महिंद्रा नाम दे रखा था, जुड़े हुए थे इनके साथ में, उन्होंने इनको फोर्ड मोटर से भी मिलवा दिया, क्योंकि फोर्ड इनका आनंद महिंद्रा का महिंद्रा ट्रैक्टर्स के साथ में एक समय में पार्टनर भी हुआ करता था, गाड़ियों में भी पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी फोर्ड ने। तो कोटक ने क्या किया, फोर्ड मोटर में भी घुस गया, वहां से उसने और कमाया। अब गाड़ियों के फाइनेंसिंग के धंधे में अच्छा काम किया। एक टेस्ट आपका भी छोटा सा ले लेते हैं भाई लोगों। मैंने, ये मेरा 8वां एपिसोड है, आप 8वां एपिसोड देखो और मैं आपको कैसे प्रमोट करूंगा, मैं आपके बारे में इंस्टाग्राम पे डालूंगा। उससे पहले आपको 3 स्टेप करने हैं। 8वां एपिसोड देख लिया, एक सोशल मीडिया पे अपनी 3 लर्निंग्स बताओ मुझे।
सोशल मीडिया पे डाल दो एक वीडियो शूट करके, मोबाइल से शूट कर लो, सिंपल सा वीडियो सोशल मीडिया में, भाई मेरी ये 3 लर्निंग रही टाइकून्स ऑफ इंडिया में, मैंने ये सीखा, ऐसा करके बताओ। और उसको मैं ढूंढ लूंगा। कैसे ढूंढूंगा? आपको हैशटैग यूज करना है, हैशटैग टाइकून्स ऑफ इंडिया, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस हैशटैग को टाइप करके मैं सारी वीडियो ढूंढ लूंगा, और जिन जिन की लर्निंग्स अच्छी हैं, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा, आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, 3 लर्निंग का एक वीडियो सिंपल सा बना करके हैशटैग इस्तेमाल करना है। रिपीट करता हूं, हैशटैग टाइकून्स ऑफ इंडिया, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप पोस्ट करो, मैं आपके बारे में पोस्ट करूंगा। चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ। अब इस समय उदय कोटक महिंद्रा के साथ आगे बढ़ रहे थे और इंडिया में देख रहे थे कि बड़े कॉर्पोरेट्स को फंडिंग की जरूरत पड़ती थी, तो ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर लोकल फंड रेजिंग, ये है चौथा अध्याय। अब इन्होंने क्या किया, अब ये सफलता इनको जैसे जैसे मिली तो इन्होंने स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1991 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस को आईपीओ पे लेके गए। अपना खुद का आईपीओ 45 रुपए पर शेयर लॉन्च किया, 1300-1400 पे बहुत जल्दी पहुंच गया, बहुत तेज सक्सेस हुआ। अब लिबरलाइजेशन भी आ रहा था, प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा था, ग्लोबलाइजेशन भी आ रहा था। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया। अब यहां एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे ये। अब इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। बहुत इजी भाषा में समझा देता हूं। इंडिया की किसी कंपनी को अगर पैसा चाहिए यूएस कैपिटल मार्केट के अंदर और अपना आईपीओ नहीं लाना चाहते, वहां लिस्ट किए बिना अमेरिका से पैसा लाना है, तो कैसे लेकर के आएंगे? या अब ये इंडियन कंपनी जाएगी अमेरिका में किसी बैंक के पास, बैंक जाएगा इन्वेस्टर के पास और वहां लग जाते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर देता है इन्वेस्टर को, जीडीआर बोलते हैं बेसिकली। हाँ, एक जीडीआर 10 शेयर के बराबर हो गया। जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूके में $95 का उसका एक जीडीआर है। अब इसको और इजी कर देता हूं। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में शेयर ले लेगा और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। इसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका चाहिए था, लेकिन 2 बड़े गैप थे। फॉरेन यानी कि अमेरिका के इन्वेस्टर को इंडिया की मार्केट का पता नहीं था और इंडियन कंपनी को फॉरेन के इन्वेस्टर्स का पता नहीं था। कैसे करें, क्या कंप्लायंस है, नियम कानून क्या है, कैसे करा जाए? तो यहां पे 2 एजेंट्स की जरूरत थी। कोटक महिंद्रा यानी कि उदय कोटक ने सोचा कि मैं यहां का एजेंट बनता हूं और वहां गोल्डमैन सैक्स से जुड़ता हूं। तब इन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, एक पार्टनरशिप किया ताकि इंडिया में पैसा आ सके। इजी कर दूं और दोबारा सुनो, कोटक महिंद्रा यहां से गया गोल्डमैन सैक्स के पास, गोल्डमैन सैक्स वहां का एजेंट, कोटक महिंद्रा यहां का एजेंट। उसने बोला तुम वहां पैसा रेज कराओ, मेरी कंपनी को रेज कराओगे, तुम्हें रेज कराने पे 3% मिलता है, उस 3% में 75 पैसा मुझे दे देना और ₹2.25 तुम रख लेना। बड़ा सिंपल था। गए गोल्डमैन सैक्स के पास जाकर के मीटिंग किया, अपने किसी दोस्त को पीछे से छोड़ दिया गोल्डमैन सैक्स में, वही महिंद्रा वाले स्टाइल में पीछे छोड़ दिया, तू जाके मेरी तारीफ कर दियो, मीटिंग से पहले मेरी तारीफ कर दियो। एक कॉमन दोस्त इनको मिल गया, वो जाकर के इनकी खूब तारीफ करे, अरे बहुत बुद्धिमान आदमी, अरे उदय कोटक जबरदस्त आदमी, और भारत में कमाल कर रखा उदय कोटक, उदय 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 उदय। अमेरिकी भी सोचे अरे कौन है उदय, आओ बुलाओ भाई मीटिंग करें। गोल्डमैन सैक्स से मीटिंग किया, गोल्डमैन सैक्स ने ओके कर दिया। डील में कैसे उदय ने पैसे कमाए, अब यूएस कंपनी जैसे ही इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो गोल्डमैन सैक्स कहे भैया हमारे को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो कोटक महिंद्रा के साथ में बातचीत कर ले, उदय कोटक ढूंढ के सारे नियम कानून यहाँ की नेगोशिएशन करा दे, गोल्डमैन सैक्स वहाँ की नेगोशिएशन करा दे, दोनों जुड़ते चले गए आपस में। इसको बोलते हैं जीडीआर। और जीडीआर में बड़ा सिंपल रखा इसने कि भाई ₹2.25 तुम रख लो, 75 पैसे मुझे दे दो। 100 रुपए के अंदर 3 रुपए बचने थे और वो वॉल्यूम इतना बड़ा था, जितनी बड़ी बड़ी डीलें होती चली गई, वो नेगोशिएशन में ये इंडिया का काम संभालते हैं, गोल्डमैन सैक्स वहाँ का सब, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एशिया में खाली जापान में काम कर रहा था, इंडिया में इसने दरवाजे खोल दिए। अब इंडियन कंपनीज को पैसा भी मिलना शुरू हो गया, विदेशों से पैसा आने लगा, अमेरिकन कंपनीज आकर के शुरू करने लगी और इनका रिश्ता अच्छा होता चला गया। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा था उस समय और कोटक महिंद्रा पे उसको विश्वास बना, तो इन्होंने नई कंपनी बना ली यहाँ पे, केएमसीसी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। और इस कंपनी के अंदर इन्होंने इक्विटी और डेट के माध्यम से भारत में पैसा डालने का काम किया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का काम किया। कोई अमेरिकी कंपनी भारतीय कंपनी खरीदना चाहती हो, एक और कंपनी खोल दी, कोटक सिक्योरिटी। कोटक सिक्योरिटी आप समझते हो ना, शेयर मार्केट में जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक्स है या ग्रो है, उसकी तरह इन्होंने कोटक सिक्योरिटी उस समय शुरू कर दी। किसके साथ? गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर के शुरू कर दी। और वहां से इन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग का काम करना हो, शेयर्स बेचने खरीदने का काम कराना हो, एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का काम कराना हो, वो धंधे में किया। चलते हैं 5वें अध्याय पे, कैसे बैंक बना, कैसे ये बैंक बनने का जिगसॉ पजल था ये पूरा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके एक विशाल बैंक। अभी तक बैंक नहीं बना था कोटक महिंद्रा, ये छोटी छोटी सब्सिडरीज थी अलग अलग, जो बाकी बैंक में बैंक बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। अब ये इतना बड़ा बैंक बनाए कैसे? अब ये
बिजनेस की, इन्वेस्टर की, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन कॉमन मैन से नहीं जुड़ पाए। कॉमन मैन जो बेचारा बैंक की लंबी लाइनों में लगा करता था, कॉमन मैन जो इसको कैश नहीं मिलता था, चेक क्लियरेंस में एक एक हफ्ता लग जाता था, बैंक स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने में टाइम लग जाया करता था, तो कस्टमर सर्विस में कस्टमर सर्विस तो मिलती नहीं, कष्ट से कस्टमर मर जाया करता था। इन्होंने 2001 के अंदर जिस समय आरबीआई ने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया, ये उसी दिन की तैयारी कर रहे थे, वो उनके लिए म्यूजिक था, अरे अब आएगा मौका, अब कमाल करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा, मेरी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसको मैं कैसे एक बैंक में कन्वर्ट करूं। तब 2003 के अंदर इनको परमिशन तो मिल गई बैंक की, लेकिन बैंक बनाना बहुत महंगा था, इतनी ब्रांचेस खोलनी है, पूरे देश भर में फैलना, कैसे फैला जाए। अब छोटे छोटे टुकड़ों को देखो कैसे जोड़ा इन्होंने, छोटे छोटे टुकड़े। इनको मालूम था कि अगर मेरी बैंक ग्रो कर गया ना, तो मेरी सारी सब्सिडरीज कंबाइंड इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना मुझे बैंक से कमाई होगी। सब्सिडरीज मतलब नहीं समझे आप, जो उनकी छोटी छोटी कंपनियां थी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी थी, कोटक सिक्योरिटी थी, कोटक महिंद्रा का म्यूचुअल फंड था, कोटक महिंद्रा की एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, कोटक महिंद्रा का एक प्राइमस भी था, एक कोटक क्या एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग धंधों में घुस चुके थे। मैंने बताया ना, अलग अलग कई धंधे इन्होंने किए। तो मार्केट को ये एसेस कर रहे थे, मार्केट में एक बुल रन चल रहा था, और इनका दिमाग फाइनेंस में बहुत तेज था, ये मार्केट को समझते थे, मैक्रो को समझते थे कि बुल रन बहुत तेज चलेगा, सब्सिडरी कंपनियां बड़ी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, होती जाएंगी और कमाती जाएंगी। इन्होंने क्या किया, अब पीछे से एक टेलविंड आ रही है, इनकी सब्सिडरी कंपनी बड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है, और वहां से पैसा निकाल के कोटक महिंद्रा बैंक में डालते जा रहे हैं। बुल रन ठीक वैसा ही हुआ, 614% शेयर मार्केट बढ़ गया 5 साल के अंदर। 2003 से 2008 की बात कर रहा हूं, जो क्रैश से पहले तक की बात कर रहा हूं, तब तक उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। 2003 में जो 2924 पॉइंट का सेंसेक्स था, वो 2008 5 साल होते होते 20,000 यानी कि लगभग 10 गुना, लगभग 9-10 गुना बड़ा हो गया। कितने साल के अंदर? 5 साल में 10 गुना, 10 टाइम्स ग्रो कर गया लगभग। और तब उससे हुआ क्या, इनकी जो कैपिटल कंपनी थी, सिक्योरिटीज वाली कंपनी थी, म्यूचुअल फंड वाली थी, या इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, या इनका जो प्राइमस था, या जो इनका एडवाइजर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था कोटक का, वो सब मोटे होते चले गए, वहां से ये कमाए। तो पीछे का आया क्या, पीछे का आया टेल विंड, ये सारे बड़े हो गए, इनसे पैसा निकाल करके अपने बैंक में इन्फ्यूज करते चले गए, इन्फ्यूज करते चले गए, इन्फ्यूज करते चले गए, बैंक को बड़ा करते गए। और वही हुआ। अब इसी साल अप्रैल से जून तक इनके केवल बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनल पैट, एक क्वार्टर का बता रहा हूं, एक क्वार्टर 3 महीने का 3500 करोड़ का था, और बाकी सारी सब्सिडरी मिलाकर के 1500 करोड़। एक अकेला बैंक 3 महीने में 3500 करोड़ कमाया, बाकी सारी कंपनी मिलकर 1500 करोड़। तो इनको मालूम था शुरू से ही कि बैंक शुरू करने का जो उन्होंने सोचा था, उसके लिए पैसा आएगा कैसे। अब आगे चल करके देखते हैं कि इन्होंने बैंक पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, एक्सपेंशन के लिए क्या किया। उसमें इनका छठा अध्याय, पीआर इज बेटर देन एडवर्टाइजिंग। बोले मैं एडवर्टाइज करने में बहुत पैसा नहीं लगाऊंगा, पीआर जनरेट करूंगा। शुरुआत के दिन थे, पैसा नहीं था इनके पास में। मैं 2005, 6, 7, 8, 9, 10 की बात कर रहा हूं। उधर ने एक ऐसा स्टेप लिया कि मेरी मार्केटिंग कैसे हो जाए बिना पैसा लगाए। तो मारुति अपना आईपीओ लाने वाली थी। इन्होंने सोचा अगर मारुति के आईपीओ में मैं घुस जाऊं किसी तरीके से, और मारुति मुझे बैंकर बना दे, तो मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, मारुति का आईपीओ बहुत बड़ा होने वाला है। अपने समय में मारुति का बहुत जायंट आईपीओ आने वाला था। तो उदय ने सोचा बस यहां मैं इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर बन जाऊं, और मारुति के साथ मेरी शुरुआत हो जाए, क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। एडवर्टाइजिंग में तो पैसा लगाओ खत्म हो जाएगा, लेकिन पीआर की इज्जत बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। अब ये मारुति के पीछे लग गए, भाई हमको मर्चेंट बैंकर बनाओ, हमको मर्चेंट बैंकर बनाओ। इनका एक सीनियर एम्प्लॉय मारुति के साथ पहले काम भी कर चुका था कि भैया हमको मर्चेंट। मारुति का तुम छोटा सा बैंक हो, तुम छोटा सा बैंक हो, तुम्हारी तो ब्रांचेज भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम इतने बड़े आईपीओ कैसे मैनेज करोगे। वहां उदय कोटक ने फिर कहानी सुनाई, अरे ब्रांचेस कम है उससे क्या होता है, लेकिन इतने बिजनेस खोल दिए मैंने, मैं लार्जर देन लाइफ पिक्चर समझाई। भैया तुम्हें मेरा कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड नहीं मालूम क्या, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आम नहीं पता, म्यूचुअल फंड नहीं पता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं पता, कोटक सिक्योरिटीज नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं गोल्डमैन सैक्स का पार्टनर हूं, तुम्हें नहीं मालूम मेरा फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर है। भाई साहब मैं कोटक महिंद्रा, और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को ऐसे समझाया, और मारुति से पैसा भी कम चार्ज किया। मारुति मना ही नहीं कर पाई, मारुति अग्री कर गई, और मारुति का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया 13 गुना। उस समय इन्होंने 10,000 करोड़ रुपया रेज किया था। अब वहां से इनको इज्जत मिली, इनका पीआर बढ़ता चला गया, इनकी ब्रांचेस बढ़ने लगी, प्रॉफिट कमा रहे थे, 450 ब्रांच हो चुकी थी। लेकिन 2013-14 तक देखें अगर हम, तो इनकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं थी, और साउथ इंडिया में प्रेजेंस नहीं थी। पैसा कमाना शुरू हो गया था काफी। इनकी जो प्रेजेंस थी वो वेस्ट इंडिया में थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत मजबूत थे, नॉर्थ में भी मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन साउथ में बिल्कुल नहीं थे। और छोटा एसएमई क्लाइंटल नहीं था इनके पास में, 8% केवल एसएमई क्लाइंटल था। तो कोटक ने वहां पे एक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, जितना पैसा कमा करके इकट्ठा किया उससे आईएनजी व्यासा खरीद लिया 2014 में। रीजन बड़ा सिंपल, स्ट्रैटेजी इनकी बड़ी अच्छी कि मैं एक एक टुक 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 रन मारूं।
क्यों नहीं, 6 बॉल पे 6 छक्के मारूं, एक बार में बहुत लंबा स्कोर कर दूं मैं। ये एक रन लिया, फिर एक रन लिया, एक ब्रांच खोला, फिर एक ब्रांच खोला, फिर एक ब्रांच खोला, टुक 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 टुक, अरे कितनी ब्रांच ऐसे खोलूंगा। तब ये आईएनजी वैसा के साथ पार्टनर किया। आईएनजी वैसा के पास में जो इनकी वीकनेस थी वो उसकी स्ट्रेंथ थी, यानी कि एसएमई क्लाइंट बहुत ज़्यादा था। जो इनकी वीकनेस थी ये साउथ में नहीं थे, उनकी 65% ब्रांचेस, 550-600 ब्रांचेस साउथ में थी, साउथ इंडिया के अंदर। बस यही हुआ, मर्जर से पहले कोटक की 641 ब्रांचेस थी, मर्जर के बाद में 1214 हो गई, पूरा साउथ कवर कर गए। मर्जर से पहले कोटक के पास केवल 80 लाख कस्टमर थे, मर्जर के बाद 1 करोड़, 1.25 करोड़ पार करते चले गए, बहुत तेज हो गया। तो जैसे ही इन्होंने आईएनजी व्यासा लिया ना, तो इनके एटीएम जो उस समय केवल लगभग 1100-1150 थे, वो बढ़ करके लगभग 1800 एटीएम हो गए। साउथ में केवल 15% थे ये, साउथ में अभी 38% मार्केट शेयर ले गए। एसएमई लोन इनको बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोजर हो गया, जो पहले केवल 8% था। आईएनजी वैसा की स्ट्रेंथ थी 25%, वहां पैसा इन्होंने लगा लिया। एक्सेप्शनल रिजल्ट वही दे पाते हैं भैया जो एक्सक्यूज पे नहीं, एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन, और वही आदमी एग्जाम्पल बन जाता है। ऐसे ही इंस्पायरिंग आइकॉन्स की स्ट्रैटेजीज और स्टोरीज लेके आता रहूंगा। इतना विशाल बैंक बिना पैसे के अपने आप इन्होंने कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, 6 स्ट्रैटेजीज आपने सुनी, और ऐसी स्टोरीज के साथ बहुत कुछ सिखाता रहूंगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब बड़ा सिंपल, बड़ा बिजनेस है। ये वो मूवी नहीं दिखाता हूं आपको जहां कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न चलता है, ये कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न वाली मूवी नहीं है। ये प्लेलिस्ट में जाओ, सारे एपिसोड देखो, और इस मूवी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करो। मैं तो बोलता हूं अपने दुश्मन का भी भला कर दो, उसको भी टाइकून सीरीज के सारे एपिसोड अपना शेयर करते जाइए, इस लर्निंग की कहानी को आगे बढ़ाते जाइए। मिलते हैं हर संडे को सुबह 8 बजे टाइकून्स ऑफ इंडिया। अगला एपिसोड किसका देखना है कमेंट बॉक्स, और याद है ना वीडियो बना के डालना है हैशटैग के साथ में, मैं आपका वीडियो प्रमोट करूंगा। धन्यवाद।